हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग बिहार जीविका भर्ती अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए इनकम टैक्स का लेक्चर लेके आए हैं। और ध्यान दीजिए, ये हमारा है पार्ट 2 इनकम टैक्स का। पहले सीरीज में हमारा अकाउंट, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग तीनों जा चुका है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में केवल ऑडिटिंग का गया है। आज हमारा इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट है, इसके बाद अकाउंटेंसी का, फिर तीसरा सीरीज जाएगा। एक चीज जरूरी बात बता देना चाह रहे हैं कि आप लोग से मैं कहा था कि बिहार जीविका भर्ती अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए मॉक टेस्ट बना रहे हैं। वो एप्लीकेशन पे आप लोगों को मिलेगा, 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को एप्लीकेशन पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। और एक चीज और है कि वो मॉक टेस्ट होगा, तीनों का मर्ज होगा। मर्ज का मतलब 30 मॉक टेस्ट हम देंगे और हर टेस्ट में 50-50 क्वेश्चन होंगे। वैसे तो आपके एग्जाम में 20 ही क्वेश्चन कॉमर्स से पूछेगा, लेकिन मैं आप लोग को 50-50 हर एक मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करूंगा। 30 रहेगा, लगभग 1500 मॉक टेस्ट रहेगा। बहुत मिनिमम प्राइस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें आप जो भी पढ़ाई किए होंगे इनकम टैक्स, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का, तो कितना आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए हैं उसका वैल्यूएशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल क्वेश्चंस रहेंगे। आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना रहेगा और उस पर टिक लगाना रहेगा, ताकि आप अपना वैल्यूएशन कर लें कि कॉमर्स के सेक्शन से हम कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसका मॉडल पेपर नंबर हमारा इनकम टैक्स का है सेकेंड। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग रिस्पॉन्स यूट्यूब पे देंगे वैसे वैसे आप लोग के लिए मैं कंटेंट लेके आता रहूँगा। ठीक है, देखिए, बिहार जीविका भर्ती हमारा इनकम टैक्स का सेक्शन है और पार्ट है 2। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी। अब देखिए, इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी जो होता है उसमें मकान का सकल वार्षिक मूल्य मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स, नगरपालिका कर को घटाया जाता है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नगरपालिका कर की कटौती किसे मिलेगी? गत वर्ष में किराएदार द्वारा दिया गया, गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा दिया गया, गत वर्ष में दे हो और इनमें से किसी के द्वारा नहीं। म्युनिसिपल टैक्स यदि लिखा गया है कि चुकाया, तो किराएदार द्वारा यदि चुकाया गया है तो वो कतई वैलिड नहीं होता है। नगरपालिका कर हमेशा मकान के मालिक के द्वारा चुकाया गया होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर, तभी कटौती उसे मिलेगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दो क्वेश्चन। अगला, धारा 80D, ये इनकम टैक्स का डिडक्शन का चैप्टर में से है। धारा 80D के अंतर्गत एक वरिष्ठ नागरिक को मतलब सीनियर सिटीजन के संबंध में अधिकतम कटौती कितनी मिलती है? एक वरिष्ठ नागरिक को कितनी कटौती मिलेगी? धारा 80D क्या है? चिकित्सा के उपचार के संबंध में है। तो 80D की कटौती कितनी मिलेगी? 75,000 रुपए। ऑप्शन में दिया है 10,000, 50,000, 75,000। चूंकि नॉर्मल पर्सन रहता तो धारा 80D के अंतर्गत उसे 25,000 रुपया मिलता अपने इलाज कराने के समय, लेकिन सीनियर सिटीजन है इसलिए 75,000 मिलता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दान दिया है, तो वह दान कितना परसेंट कटौती योग्य है? 50%, 25%, 100%, 30%? सोच के बताइए कितना परसेंट होगा? वो 100%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, इनकम टैक्स की धारा 44AB के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि से क्या आशय है? धारा 44 के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि, निर्दिष्ट तिथि का क्या मतलब है? 30 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर। इस निर्दिष्ट तिथि का मतलब है कि जिस समय वो अपना रिटर्न दाखिल करेगा वो डेट है उसका 30 सितंबर। नेक्स्ट है कि फर्म द्वारा साझेदार को दिया गया पूंजी पर ब्याज स्वीकृत होता, मतलब एक साझेदारी फर्म में फर्म के द्वारा पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो स्वीकृत होता है कितना परसेंट तक? 15%, 16%, 18%, 12%। तो 12% तक स्वीकृत होता है एक फर्म द्वारा ऋण पर ब्याज की स्वीकृति के संबंध में। अगला क्वेश्चन,
ह्रास होने वाली संपत्तियों का पूंजी लाभ होगा, मतलब कह रहा है कि ऐसी संपत्तियां जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ऐसी संपत्तियों का कैपिटल गेन क्या होगा? अल्पकालीन कैपिटल गेन होगा कि लॉन्ग टर्म होगा कि कर मुक्त होगा कि इनमें से कोई नहीं? सोच के बताइए। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ऐसी एसेट जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उस पर जो कैपिटल गेन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म होता है? पहले सोच के बताइए, ध्यान दीजिएगा। ह्रास होने वाली मतलब संपत्तियों, मतलब ऐसी संपत्तियां जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, अल्पकालीन नहीं होगा, दीर्घकालीन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि हमेशा फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। पूंजी संपत्ति नहीं है, कह रहा है इसमें से कौन सी कैपिटल एसेट नहीं है? गांव की स्थित कृषि भूमि, यही नहीं है। व्यापार की ख्याति, ये पूंजी संपत्ति है। व्यापार में प्रयुक्त कार, ये भी है। आभूषण है, ये तीनों पूंजी संपत्ति की कैटेगरी में आते हैं। गांव की जो कृषि भूमि होती है वो हमारी पूंजी संपत्ति कैपिटल एसेट्स के श्रेणी में नहीं आती, इनकम टैक्स के अंतर्गत। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कि मानक कटौती की दर कितनी होती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा कितना होता है? 30%। ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड डिडक्शन? हाउस प्रॉपर्टी। मकान के सकल वार्षिक मूल्य में नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी। मकान के सकल वार्षिक मूल्य मतलब एक कोई मकान है उस पर नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गत वर्ष में स्वामी के द्वारा, देखिए ऑप्शन बस चेंज किया गया है इसमें, स्वामी के द्वारा चुकाया गया, उसमें मकान के मालिक, इस तरह का कुछ ऑप्शन था। तो हाँ, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर लिखा है कि कुछ दशाओं में शोध के लिए भारित कटौती का 100% स्वीकृत होता है। मतलब कह रहा है कि कुछ कंडीशन में शोध मैंने रिसर्च के लिए भारित कटौती का 100% स्वीकृत होता है। किस दशा में? किसी भी करदाता को, कंपनी करदाता को, वैज्ञानिक शोध संघ को, सहकारी, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे जो रिसर्च किए जाते हैं उस पर जो खर्चे होते हैं 100% कटौती स्वीकृत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को परिवार नियोजन, मतलब एक कंपनी है, अपने एम्प्लॉई को फैमिली प्लानिंग के प्रोत्साहन के संबंध में गत वर्ष में 1 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय किए। कंपनी कटौती मिलेगी। देखिएगा, फैमिली प्लानिंग पर जो कटौती की दर होती है 1/5 होती है। 1/5 का मतलब होता है 20%, मतलब 1 लाख रुपए तक की वो फैमिली प्लानिंग पर व्यय करते हैं तो इसका 1/5 कटौती योग्य होगा, मतलब हमारा 20,000 रुपये। एक ऑप्शन नीचे भी चला गया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला 12 नंबर स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर की दर है। हेल्थ एंड एजुकेशन पर सरचार्ज जो है इसकी दर कितनी है? 4%। ये सब डाटा एग्जैक्ट याद रखिएगा। धारा 80P 80P की कटौती प्रदान की जाती है। धारा 80P किससे रिलेटेड है? सहकारी समितियों को। यह धारा 80P किससे संबंधित है? हमारी जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको धारा 80P के संबंध में कटौती प्राप्त होती है। नीचे वाला कोई ऑप्शन नहीं है। अगला धारा 44 AD, थोड़ा इधर पिटा है। धारा 44 कह रहा है कि धारा 44 AD के अंतर्गत कौन पात्र करदाता नहीं है? मतलब कह रहा है कि धारा 44 AD के अंतर्गत कौन पात्र नहीं है या कौन सा करदाता पात्र नहीं है। एक व्यक्ति पात्र होता है, एक हिंदू अविभाजित परिवार भी पात्र होता है, एक साझेदारी फर्म भी पात्र होता है, लेकिन एक सीमित दायित्व वाली कंपनी वाली साझेदारी फर्म ये पात्र नहीं होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला है कि भारत में काफी उगाकर उसको संसाधित करके बेचने की आय का कितना % भाग व्यवसाय की आय? देखिए पिछले कुछ हम मॉडल पेपर 1 में पढ़े थे कि कॉफी वाला उसमें भी था, फर्क नहीं था। उसमें पूछ रहा था कि कितना भाग कृषि आय है और यहाँ पे पूछ रहा है कितना भाग गैर कृषि आय। तो ध्यान दिए, भारत में काफी उगाकर उसको संसाधित करके बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसका 75% कृषि आय और 25% गैर कृषि आय होती है। तो यहाँ पे गैर कृषि आय मतलब व्यवसायिक आय पूछा है, 25% होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ई।
अगला 16 नंबर क्वेश्चन कि धारा 44A के अंतर्गत अनुमानित आय के प्रावधान लागू होते हैं यदि गत वर्ष में करदाता वाहनों का स्वामी हो। कह रहा है धारा 44A के अंतर्गत अनुमानित प्रावधान लागू होते हैं वो यदि गत वर्ष में करदाता कितने वाहनों का स्वामी न हो। कह रहा है 10 वाहन, 12 वाहन, 15 वाहन, 20 वाहन। सोच के बताइए कितने वाहन होगा। यदि एक करदाता 10 वाहनों का स्वामी नहीं है तो ये प्रावधान लागू होते हैं। अगला कह रहा है 1/4/1999 से पहले 1/4/1999 से पहले लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती स्वयं के रहने के मकान के संबंध में होती है। मतलब 1/4/1999 से पहले खुद का मकान बनवाने के लिए ऋण लिया गया है तो पूछा जा रहा है कि उस पर कितनी कटौती स्वीकृत होती है। सोच के बताइए। स्वयं के रहने का मकान, इस पर कई क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरह के। स्वयं के रहने का मकान है तो 1 लाख होगा ही नहीं, 30,000 रुपया है। ध्यान दीजिएगा 1/4/1999 का पहले है तो 30,000 होगा, बाद में है तो सीधे 2 लाख होगा, और न किसी के लिए बना है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे स्वयं के रहने के मकान के संबंध में है तो 1999 से पहले लिया गया है तो 30,000 रुपये तक की कटौती स्वीकृत होती। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर कि चालू वर्ष में 9 वसूल किराया घटाया जाता है। करेंट ईयर में 9 वसूल अनरियलाइज रेंट को घटाया जाता है। किसमें से भाई घटाया जाता है? सकल वार्षिक मूल्य में से, प्राप्त किराए में से, शुद्ध वार्षिक मूल्य में से, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए किसमें से घटाया जाता है। 9 वसूल हुए किराए की राशि को सकल वार्षिक मूल्य में से घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। स्वयं के रहने का मकान किस धारा के अंतर्गत, मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है कि यदि कोई करदाता अपने स्वयं के रहने का मकान का प्रयोग करता है तो वह पूछा जा रहा है कि किस धारा के अंतर्गत आता है। तो धारा एग्जैक्ट याद रखिएगा 23(2) के अंतर्गत आता है। अगला देखिए पिछले जैसा एक क्वेश्चन और भी मिला, किराए पर उठे मकान। पिछला मकान क्या था? स्वयं के रहने का पहले मकान था। यहाँ पे कह रहा है किराए के उठे मकान के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती कितनी होती है। जो मकान किराए पर उठाया जा रहा है उस मकान को बनवाने के लिए यदि कर्जा लिया गया है तो उस पर पूछा जा रहा है कि कितनी कटौती स्वीकृत होती है। तो किराए के मकान के संबंध में है, इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं है। और स्वयं के रहने का है लेकिन 1 अप्रैल 1999 के पूर्व का है तो 30,000, बाद का है तो 2 लाख। 20,000 रुपये से अधिक नगद भुगतान अस्वीकृत होगा। जैसे मान लीजिए हम कहीं भी पेमेंट 20,000 रुपये से अधिक कर रहे हैं, देखिए इस पर टिक भी लगा है, 100% अस्वीकृत हो जाएगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक व्यवसायी ने राजनीतिक पार्टी के सेमिनार में विज्ञापन पर 50,000 रुपये व्यय किए, उसे कटौती मिलेगी। कह रहा है कि एक बिजनेसमैन है, किसी राजनीतिक पार्टी के सोविनियर में, मतलब कोई राजनीतिक पार्टी के एडवर्टाइजमेंट में 50,000 रुपये व्यय किया। अब कह रहा है कि उसे कटौती प्रदान की जाएगी। व्यवसाय की आय में बिल्कुल नहीं, अन्य साधनों से आय, इसे कटौती अन्य साधनों से आय में की जाएगी। सकल कुल आय इसमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसका बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं। अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में कटौती मिलेगी। कह रहा है एक मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय है, वहां पे सामाजिक विज्ञान के संबंध में रिसर्च हो रहा है, उसके संबंध में पूछ रहा है कि जो भी उस रिसर्च में खर्च हो रहे हैं उस पर व्यय की कितनी कटौती स्वीकृत की जाएगी। तो कोई भी रिसर्च पर यदि हम खर्च कर रहे हैं तो उस पर हमारा 100% कटौती योग्य होती है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, धारा 44AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री कितनी है। धारा 44AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य माना गया है, लेकिन ये कह रहा है कि उसका टोटल टर्नओवर, टोटल बिक्री कितनी हो। यदि उसकी बिक्री 10 करोड़ रुपए से अधिक है, टर्नओवर उसका इतने से अधिक है, तो वहाँ अंकेक्षण अनिवार्य है।
नगरपालिका कर घटाए जाते हैं। पूछा जा रहा है कि नगरपालिका कर किसमें से घटाया जाता है, मालिक द्वारा चुकाने पर, किराएदार द्वारा चुकाने पर, कि दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन पीछे आया था लेकिन वो दूसरे तरीके से। नगरपालिका कर हमेशा मालिक के द्वारा चुकाया जाता है, तभी घटाया जाता है या डिडक्ट किया जाता है या कटौती योग्य होता है। 26 नंबर, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना का आधार होता है। कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंतर्गत या उस शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना का आधार क्या होता है? नगरपालिका मूल्य, प्राप्त किराया, मानक किराया, वार्षिक मूल्य। सोच के बताइए इसमें से क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ये आ चुका भी है, ठीक ना। आय का आधार क्या होता है? उसका एनुअल वैल्यू होता है वार्षिक मूल्य, ठीक है। 27 नंबर, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में ज्ञात की जाती है। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना करते हैं तो उसमें क्या ज्ञात करते हैं? प्राप्त करने की लागत, कुल लागत, निर्देशांक लागत, विक्रय लागत। भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना जब करते हैं तो उसमें जो निर्देशांक दिया रहता है उसकी लागत के आधार पर, क्योंकि हर साल का सूचकांक अलग अलग होता है, उसके बेस पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना करते हैं। अगला कह रहा है कि अमूर्त संपत्ति, इनकम टैक्स के अंतर्गत अमूर्त संपत्तियों पर हरास की दर क्या होती है? एग्जैक्ट डेट परसेंटेज याद रखिएगा, 25% होती है। फर्नीचर पर हरास की दर क्या होती है? ये सब इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत है। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग की दृष्टि से देख रहे हैं, अकाउंटिंग की दृष्टि से तो सब पे अलग अलग रहता है, लेकिन फर्नीचर पर हरास की दर क्या होती है? 5%, 10%, 15%, 20%। सोच के बताइए कितना परसेंट होता है? 5%। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कंप्यूटर पर हरास की दर कितनी होती है? कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता है? कंप्यूटर पर 40% का डेप्रिसिएशन लगता है। देखते होंगे नया कंप्यूटर खरीदते हैं और जब उसको क्या नाम है बेचना रहता है तो 50% पर बिकता है, मैंने बहुत तगड़ा हरास लगता है। अगला, नए प्लांट पर अतिरिक्त हरास की दर। मान लीजिए कि पहले से कोई प्लांट चल रहा है, कोई एडिशनल प्लांट दिया गया तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20% है। नेक्स्ट, अशोधित ह्रास लिखा है कि अशोधित ह्रास को अगले कितने कर निर्धारण वर्षों तक समायोजित करके आगे ले जाया जा सकता है? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अशोधित ह्रास, ऐसा ह्रास जो पहले से राइट ऑफ नहीं किया गया है, अपलिखित नहीं किया गया है, करने से बच गया। ऐसे कह रहा है ह्रास को अगले कितने वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम निश्चित नहीं है, अनिश्चित काल तक कर सकते हैं। शुद्ध वार्षिक मूल्य में से किस धारा के अंतर्गत कटौती घटाई जाती है? कह रहा है कि नेट एनुअल वैल्यू में से पूछ रहा है कि किस सेक्शन के अंतर्गत हम डिडक्शन को क्या करते हैं? घटाते हैं। धारा 24, 23, 23(1), 23(2). सोच के बताइए किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? 23(1) के अंतर्गत डिडक्शन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, धारा 54 EC की कटौती की अधिकतम सीमा क्या है? धारा 54 EC के अंतर्गत कटौती की सीमा क्या है? 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, इनमें से कोई नहीं। बताइए कितना है? 50 लाख। मकान संपत्ति की हानि को अगले वर्षों में पूरा किया जा सकता है। मान लीजिए कोई मकान संपत्ति से हानि हो जा रही है तो उसे अगले साल प्रॉफिट होगा, उससे पूरा कर सकते हैं, उसके अगले साल। यह प्रक्रिया कितने सालों तक चल सकती है? तो अधिकतम 8 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी। वैधानिक कटौती दी जाती है, स्टेचुटरी डिडक्शन, जो वैधानिक कटौती कितना दिया जाता है? नेट एनुअल वैल्यू का 30%। ये ध्यान दीजिएगा, नेट एनुअल वैल्यू का 30%। निम्न में से कौन सी आय अन्य साधनों के आय शीर्षक में कर योग्य होती है? मतलब कर योग्य नहीं है पूछ रहा है। नीचे कुछ दिया गया है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में से नीचे दिया गया है
कौन सी आय टैक्सेबल नहीं होती है? सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, वर्ग पहेली से इनाम, व्यापार की ख्याति बेचने से लाभ, बैंक से ब्याज। सोच के बताइए कि कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल नहीं होती है। व्यापार की ख्याति बेचते हैं, ये नहीं होती है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर सोर्सेस में आता है। वर्ग पहेली कोई इनाम प्राइज भी आता है, इंटरेस्ट ऑन हमारा बैंक से ब्याज है या लोन है वो भी इसी में आता है। व्यापार की ख्याति बेचेंगे वो बिजनेस इनकम की कैटेगरी में आता है। 38 नंबर है कि किराएदार द्वारा मकान को पुनः किराए पर उठाने से आए। मतलब मान के चलिए कि मेरा मकान है और मैंने आपको किराए पर दिया, आप किराएदार कहलाएंगे, आपने उस मकान को किसी और को किराए पर उठा दिया, तो उसे कहा जाता है किराएदार द्वारा मकान को पुनः किराए पर उठाने से आय। किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग होगी? यदि मैंने आपको किराए पर उठाया है तो हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन किराएदार ने उठाया है तो और अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा 80D के अंतर्गत आती है? 80D के अंतर्गत पूछ रहा है कौन सी धारा आती है। उच्च शिक्षा, यह धारा 80E है। विकलांग आश्रय की चिकित्सा पर व्यय, 80DD हो जाएगा। अगला है चिकित्सा बीमा प्रीमियम, ये आपका हो जाएगा 80D। 39 का क्या हो जाएगा? C। किराए पर 40 नंबर क्वेश्चन है कि किराए पर चलने वाली मोटर टैक्सी पर ह्रास की दर होती है। ऐसी मोटर टैक्सी या मोटर कार जो रेंट पर चलाया जाता है उस पर डेप्रिसिएशन कितना % चार्ज किया जाता है? तो उस पर एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन 30% चार्ज किया जाता है। अगला है आयकर में ह्रास की गणना की जाती है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है कह रहा है कि किस मूल्य पर किया जाता है? पुस्तक मूल्य पर, लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर कि अपेक्षित मूल्य पर? उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मूल्य पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन इसी तरह का पीछे भी आया था लेकिन इसमें चेंज है। यदि स्वयं के रहने का मकान के निर्माण के संबंध में 1/4/1999 के बाद ऋण लिया गया है तो उस पर ब्याज की कटौती की सीमा क्या होगी? मैं पीछे जो क्वेश्चन आया था 1 अप्रैल 1999 के पूर्व था, पूर्व में 30,000 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे सीधे 2 लाख रुपए तक की कटौती प्राप्त होगी। अगला है वार्षिक मूल्य अधिनियम की परिभाषा किस धारा में दी गई है? कह रहा है कि एनुअल जो वैल्यू है इसका डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग किस सेक्शन में दिया गया है? तो एग्जैक्ट याद रखिएगा, धारा 23 के अंतर्गत दिया गया। अगला क्वेश्चन 44, अन्य साधनों से आय के संबंध में कटौती के संबंध में कौन सी धारा संबंधी है? मतलब कह रहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के संबंध में जो डिडक्शन दिया जाता है इसके संबंध में कौन सी सैलरी, कौन सा सेक्शन लागू होता है? धारा 23, धारा 17, धारा 57, धारा 58? सोच के बताइए कौन सा सेक्शन लागू होता है? धारा 57। इसी तरह दिया है कि कंपनी के द्वारा लॉटरी की जीत, मान लो एक कंपनी है उससे कोई लॉटरी उसने लॉन्च किया और उस पर हम लॉटरी जीत गए, की राशि की कटौती की दर, लॉटरी यदि हम जीत रहे हैं तो उस पर कितना टैक्स लगता है? तो उस पर ध्यान दीजिएगा 30% टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। अगला 46 नंबर कि घोड़दौड़ से आय को सकल नहीं बनाते हैं यदि, मतलब कितना हमारी घोड़दौड़ से इनकम होगी तो उसको हम सकल नहीं बनाएंगे। यदि घोड़दौड़ से आय हमारी 5,000 रुपये तक है तो उसको सकल हम नहीं बनाएंगे। प्राप्त पारिवारिक पेंशन निम्न सीमा तक कर मुक्त होती है। यदि हम फैमिली पेंशन प्राप्त करें, पेंशन तो सैलरी में जाता है लेकिन फैमिली जो पेंशन होता है वो अदर सोर्सेस में जाता है। कह रहा है कि कितना तक कर मुक्त होती है? पेंशन की राशि का 1/3 या 15,000 जो भी कम हो, पहला ही ऑप्शन सही है, ये हमारी कर मुक्त होती है। यदि 15,000 से अधिक होता है तो कर योग्य होती है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर में कह रहा है कि नगद उपहार किस सीमा तक कर योग्य होता है? मान लीजिए कि हम कोई कैश गिफ्ट दे रहे हैं, कैश गिफ्ट, तो पूछ रहा है कि कितने रुपए तक हम कैश गिफ्ट दे देंगे तो उस पर टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। बताइए सोच के।
5,000 रुपये तक हम किसी को भी गिफ्ट में कैश दे सकते हैं, इस तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन इससे अधिक दे रहे हैं तो टैक्सेबल है। धारा 80E ये किस संबंध में है? एजुकेशन ऋण के संबंध में है। के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की राशि क्या हो? एजुकेशन ऋण का मतलब है कि यदि कोई बच्चा इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह की पढ़ाई करता है, पैसा नहीं है तो लोन ले लेता है, तो उस लोन पर ब्याज लगता है, लेकिन पूछ रहा है कि ब्याज पर कितनी कटौती मिलेगी या उसकी सीमा क्या है, तो पूरी ब्याज की राशि की उसको छूट मिलेगी, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। और 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिखावटी लेन देन का उद्देश्य क्या है? दिखावटी लेन देन का उद्देश्य क्या है? जो विंडो ड्रेसिंग का हम काम करते हैं वो क्या है? कर कम करने का तरीका है, कर बचाने का तरीका है, आय कम दिखाने का है, इनमें से कोई नहीं। कर बचाने का एक मेथड है, एक तरीका है। इस तरह आप लोग के 50 टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो आप लोग एकदम तैयार रहिएगा। आप लोग के लिए जल्द ही मैं मॉक टेस्ट ला रहा हूं, और मॉक टेस्ट यही सब क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, बस आप आंसर आपको नहीं दिया रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना है, आंसर आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन पर आप लोग को अवेलेबल होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। अब परीक्षा देखिए कब हो रहा है, जब भी हो पहले से प्रिपेयर रहिए। फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, बाय।